ओम नमस्ते। आज का मेरा विषय है अग्नि। अग्नि को हम तीन प्रकार के अग्नि को जानते हैं। एक है जठराग्नि, दूसरी है पंच महाभौतिक अग्नि और तीसरी है धात्वाग्नि। जो जठराग्नि है वो जो भी हम खाते हैं उसको जो पचाता है उसको हम जठराग्नि कहते हैं। दूसरी है पंच भौतिक अग्नि, तो जो पंच महाभूत है उसकी एक अग्नि होती है। और तीसरी है धात्वाग्नि, यानी कि हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये जो धातु है उसकी खुद की अपनी अग्नि होती है, उसको धात्वाग्नि कहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर जठराग्नि को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो, हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग होती है और उसकी अग्नि भी अलग होती है। जैसे सामान्यतः जो वात और कफ प्रकृति के लोग होते हैं उसकी अग्नि शीत होती है, यानी कि थोड़ी मंद होती है, और जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उसकी अग्नि उष्ण होती है। अच्छा, ये जठराग्नि क्या करता है और उसका स्थान कहाँ पर है, वो कहाँ पर है रहती है? तो ये जो जठराग्नि है उसका स्थान है ग्रहणी, यानी कि डिओडिनम, यानी कि जो हमारा स्टमक है, फूड जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके जो स्टमक के बाद और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाला जो भाग है जो सी शेप्स में होता है उसको हम डिओडिनम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वो अग्नि का स्थान है। और उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है आहार को पचाना। फिर दूसरा कार्य है कि जो आहार रस बनता है, आहार के पचने के बाद जो रस बनता है उसका शोषण करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। और तीसरा कार्य है कि जो भी हमने आहार खाया उसका जो डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन वाला पार्ट्स और अनडाइजेस्टेड फूड, उन दोनों को सेपरेट करना, अलग करना, ये उसका कार्य रहता है। तो आहार यह अग्नि का ईंधन है, यानी कि जो हमारी अग्नि है उसको जब हम आहार देते हैं तो ये उसके ईंधन है, तो वह प्रज्वलित होती है, या कि फिर उसको पचाना होता है ना। देखो, हम अगर समझे तो प्रकृति अनाज को उगाती है, जैसे हम गेहूँ, चावल या फिर कोई भी कठोल, शाकभाजी, फल आदि प्रकृति अपनी वातावरण के अनुसार उसको उगाती है। हर एक का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग सीज़न होती है। जैसे गेहूँ अलग सीज़न में आते हैं, चावल अलग सीज़न में आते हैं। से वेजिटेबल्स में भी हम देखते हैं कि विंटर का अलग वेजिटेबल्स होता है, समर का अलग होता है। फ्रूट भी ऐसे जो भी रेनी सीज़न का अलग होता है। तो इसका हर एक एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ये सब वनस्पतियाँ, फ्रूट्स और अनाजें उगते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग उसको पचाने के लिए भी अलग अलग तरह का ये एटमॉस्फेयर बनता है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि जैसे गेहूँ का समय अलग होता है, तो प्रकृति उसके सीज़न के अनुसार अनाज को उगाती है, यानी कि वो अनाज वही सीज़न में उगते हैं। और वो अनाज जब हम घर पे लाते हैं तो उस पे भर भी अलग अलग प्रक्रिया से हम उसको पकाते हैं। उसमें भी जैसे किसी को भिगोना होता है ना। जैसे हम कोई कठोल ले ले तो उसको हमें भिगोना पड़ता है पहले पानी में, तो उस पर भी अलग अलग प्रक्रिया होती है। किसी को भिगो कर करना है, किसी को लो फ्लेम पे हम पकाते हैं, किसी को फ्राई करते हैं, किसी को हम ऐसे ही पानी में उबाल के उसको पकाते हैं। तो इसमें भी अग्नि लगती है और अलग अलग प्रोसेस होती है और वो पकता है। अभी प्रकृति ने उगाया, फिर हम घर लाके उसको रसोई घर में पकाते हैं और वही जो पका हुआ अनाज है वो हम खाते हैं। और ये खाया हुआ अनाज डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या बिग इंटेस्टाइन में वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। उसको शरीर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको शरीर जो इस अवस्था में उसको एब्जॉर्ब कर सके, उस अवस्था में उसको चेंजेस करनी पड़ती है। उसको मतलब शरीर, हमारी जो जठराग्नि है उसको
अपनी तरह से उसको पकाता है ना, यही बोल सकते हैं। तो ये जो फिर पकाकर जो भी अपनी अलग उसका जो बन जाएगा पदार्थ, वो अपने शरीर एब्जॉर्ब करती है। जैसा कि मान लीजिए, मैं उदाहरण देती हूँ, तो कि कार्बोहाइड्रेट, जब हम किसी अनाज को या फिर किसी भोजन को खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो वो जब कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, उसको अपने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ही हमारे ब्लड में वो जाएगा, और वो ब्लड में से वो जब वहाँ पर टिश्यू में या सेल में छोड़ेगा तो फिर उस पर कुछ रासायनिक प्रक्रिया बनेगी, और फिर वो ही सेल उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो ये एक प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसको कन्वर्जन होता है। वैसे ही प्रोटीन का है, डायरेक्ट प्रोटीन तो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, फिर यही अमाइनो एसिड्स हमारे ब्लड में जाकर अलग अलग जगह पर वो एब्जॉर्ब होता है। वैसे ही फैट का है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, हमें जो भी पका हुआ भोजन हमने खाया वही फिर शरीर उस पर एक प्रकार की प्रोसेस करता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो वह अपने शरीर को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग उसको कन्वर्जन होना होता है। तो ये प्रोसेस होती है, ये सब डाइजेशन में आता है। यहाँ पर मैं बात कर रही अग्नि की, तो ये अग्नि उसको अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए कन्वर्ट करता है, तो ये अग्नि है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि एक आयुर्वेद में एक श्लोक है, उसका भाव यह है कि आयुष्य, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, पोषण, प्रभा, ओज, प्राण, यह शरीर भाव अग्नि के प्रभाव से उत्तम रहते हैं। जब अग्नि विकृत हो जाती है तो पित्त दोष की मुख्यतः विकृति हो जाती है। तो यहाँ पर अग्नि भी विकृत होती है ना। हमारा शरीर में अलग अलग प्रोसेस या फिर किसी भी कारण से अग्नि विकृत होती है, ये मंद भी होती है और ये उष्ण भी होती है। तो कैसे एक हम ये दोष और अग्नि को जानते हैं। तो समाग्नि है, समअग्नि यानी कि जो दोषों को समान अवस्था में रखता है, समान दोष अवस्था, और ये सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है। जो अग्नि योग्य मात्रा में खाए गए अन्न, मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहती हूँ, मैंने शब्द का प्रयोग किया योग्य मात्रा में खाए गए हुए अन्न का योग्य समय पे पाचन कर देती है, उसे समाग्नि कहते हैं। तो एक ये उसका प्रकार हो गया समाग्नि, बराबर। तो वहाँ पर ये योग्य मात्रा में आहार होना चाहिए और समय भी उचित समय पर भी उसका पाचन होना चाहिए। फिर आती है तृष्णाग्नि, यानी कि यह तेज है, पित्त के प्रभाव से ये तेज होती है, जिसमें क्या होता है कि हमें बार बार भूख लगती है और उसमें जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो भी शीघ्र हो जाती है। तीसरा प्रकार है विषमाग्नि, यानी कि जो वात के प्रभावित लोग होते हैं उसकी अग्नि विषमाग्नि हो जाती है। कभी पाचन अच्छा हो जाता है तो कभी सही समय और मात्रा में खाए गए अन्न का भी पाचन नहीं होता है। जैसे मैंने आगे बताया कि अन्न क्वांटिटी भी सही मात्रा में होनी चाहिए और सही समय पर वो पाचन होना चाहिए। तो विषमाग्नि में क्या होता है कि ये मात्रा भी अगर सही है और पूरे समय पर ये पाचन भी नहीं होता, तो ये कौन सी अग्नि कहलाएगी, तो ये विषमाग्नि में आ जाएगा। फिर है मंद अग्नि, तो जैसे कफ प्रकृति वालों की अग्नि मंद होती है। यहाँ पर दोष, कौन सा दोष प्रभावित माना जाएगा, कफ दोष प्रभावित माना जाएगा, और उसमें जो भूख कम लगती है और पाचन भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो ऐसे अग्नि के 4 प्रकार मैंने बताए, होती है समाग्नि, एक होती है विषमाग्नि, एक होती है तृष्णाग्नि और एक होती है मंदाग्नि। अभी अग्नि और भूख का क्या संबंध है,
जिसकी मंद अग्नि होगी उसको कम भूख लगती है और वो भूख को सह भी सकते हैं। जिसकी अग्नि मंद अग्नि होती है उसको कम भूख लगती है और वो लोग भूख को सह भी सकते हैं। और अगर किसी की विषम अग्नि है तो कभी अच्छी भूख लगती है तो कभी अच्छी भूख नहीं लगती है। और जो तृष्णा अग्नि वाले लोग होते हैं उसको बार बार भूख लगती है और वो भूख को सहन भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी वो कहेंगे कि मुझे कुछ भी दे दो, बहुत भूख लगी है, तो उसकी अग्नि तृष्णा अग्नि है। तो यहाँ पर अग्नि की विषमता हमें दिखाई देती है। तो अभी ये भी जानना चाहिए कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से हुआ है या नहीं, ये कैसे जाने। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुता क्षुत पिपासा जीर्ण हितस्य लक्षणम। यानी कि जहाँ पर उद्गार शुद्धि यानी कि शुद्ध डकार आए, है ना। किसी को डकार आता है तो इसके साथ साथ कभी कभी खट्टा पानी भी बाहर आता है और किसी को गंदी स्मेल भी बाहर आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि जो भी डकार आए वो शुद्ध होनी चाहिए। फिर कहते हैं उत्साह, एंथुजियाज्म हमारा बना रहना चाहिए। अगर हमारा उत्साह बना रहा है तो हम समझ ही जाएंगे कि हमने जो भी खाया है वो अच्छी तरह से पच गया है। अगर उत्साह नहीं रहता है, थकान लगती है, तो इसका मतलब यही है कि हमने जो भी अनाज खाया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। फिर आगे बताते हैं विगोत्सर्ग, यानी कि योग्य मल मूत्र विसर्जन होना चाहिए। देखो यहाँ पर जब हम किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हैं तो मूत्र और स्टूल का भी एग्ज़ामिनेशन होता है। वो चेक करते हैं कि हमारा मूत्र कैसा है, ये उसका कलर कैसा है, उसमें स्मेल कैसी है, इसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, उसमें ब्लड कुछ तो नहीं आ रहा है, उसमें स्टूल जो होता है वो स्टिकी है या नॉर्मल है या हार्ड स्टूल है या लूज स्टूल है, ये सभी उसमें देखना होता है। उस हिसाब से हम ये जानते हैं कि व्यक्ति का डाइजेशन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है लघुता, यानी कि शरीर में हल्कापन महसूस होना चाहिए। जो भी हमने खाया है वो अच्छी तरह से डाइजेशन हो चुका है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। अगर डाइजेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पेन या हमारे शरीर में उत्साह नहीं रहता है। फिर आगे बताते हैं क्षुत पिपासा, यानी कि हमें फिर से भूख लगनी चाहिए, हमें फिर से समय पे प्यास लगनी चाहिए और ये भूख और प्यास समय पर लगती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह तो खा लिया है तो अभी भी हमें भूख नहीं लगी है क्योंकि सुबह खाया हुआ अभी पचा भी नहीं है। तो ये भूख और प्यास भी लगती रहनी चाहिए। ये दर्शाता है कि हमने आगे जो भी खाया है, जो भी पिया है वो डाइजेस्ट हो गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है अग्नि के बारे में। अभी और भी कुछ है लेकिन अभी और वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते।